नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज अपना ये जीजीडी का परिवार 1 मिलियन सदस्यों का परिवार हो गया है और लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास जब अपन पढ़ेंगे तब 1 मिलियन परिवार का अपना सदस्यों का परिवार हो जाएगा, उसमें पढ़ेंगे। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ये प्रेम ऐसे ही बना के रखना। आप लोगों के प्रेम के बिना इस नाचीज की कोई औकात नहीं है कि वो यहाँ तक पहुंच सके। ये आप सभी के प्रेम से ही संभव हुआ है और इसी तरह आप लोगों के लिए ये जो यहाँ से प्रयास किए जा सकते हैं वो करते चले जाएंगे। ठीक है, आरबीएससी की क्लासेस भी देखो, अब 9th और 10th की मुख्य पुस्तकें पूरी हो गई है, अब 8th की चल रही है। तो 8th की तो मैं कह रहा हूं ना, आप लोगों को प्रत्येक चैप्टर एक क्लास है बस, और उसके साथ में पूरी हो जाएगी। और 8th की पुस्तक में तो ज्यादातर आप लोगों के रिवीजन ही है 9th और 10th के अंदर जो पढ़ा है उसका। जैसे कि आज अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, तो ये भी कहीं ना कहीं 9th और 10th की किताब में अपन ने पढ़ रखा है और वही वापस आप लोगों के रिपीट होगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये मतलब 8 का लेवल 8 के स्टैंडर्ड के बच्चों के हिसाब से रखा गया। 9th 10th में थोड़ा उस लेवल का है कि परीक्षा में प्रश्न बहुत बनने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, तो आज शुरू करा आप 1857 की क्रांति और आज ही पूरा करा इन टॉपिक ने। ठीक, तो एक बार पुनः बहुत बहुत आभार आप सभी का कि हमें गर्व है कि अपन देखो जीजीडी परिवार को यहाँ तक लेके आए हैं, जीरो से शुरू करके, और ये इसी तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये आगे बढ़ेगा तो राजस्थान का हर बच्चा पढ़ेगा। फिर उसे पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या मैं तैयारी कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकता है, वो अपने आप से पूछेगा तो उसके दिल से आवाज आएगी कि जीजीडी है तो मुमकिन है। बस यही विश्वास प्राप्त किया है हमने आपका। चलिए शुरू करते हैं भैया। देखिए 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का पहले पृष्ठभूमि देख लेते हैं वापस, जो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे अपन को थोड़ी सी तेजी भी मिलेगी इन क्लासों को पढ़ने से। देखिए पृष्ठभूमि क्या है। 1818 के अंदर संधियां होती है, सहायक संधियां। ठीक है, विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली। इसमें यह निश्चित हुआ कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। ठीक है, कि कंपनी सरकार जो है वही आपसी इनके जो अंदर मतभेद चलेंगे वगैरह जो भी है विवाद होंगे उनका निपटारा करेगी। ठीक है, असंतोष का कारण क्या था। संधियों के विपरीत ब्रिटिश कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। ठीक है, ये जो है आंतरिक मामलों के अंदर भी हस्तक्षेप करने लगे इनके, और किसानों और जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध गहरे असंतोष की भावना प्रसार हो गई। अब देखो क्या हुआ कि जो जिन शर्तों पे संधि हुई थी उससे भी इतर काम होने लग गए। ठीक है, उसके भी परे काम होने लगे और कुल मिला के भैया हमने हमारे हाथ काट के दे दिए थे अंग्रेजों के हाथ में, तो फिर पीछे बचा के अपने पास में कुछ नहीं, तो असंतोष तो पैदा होना ही है। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप बढ़ता गया। अंग्रेज संधि पत्र की शर्तों की अनदेखी करते हुए राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे, और इसके प्रमुख उदाहरण क्या मिलते हैं। 1839 में जोधपुर के किले पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार करना। 1839 में अधिकार किया था, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में इस लाइन से प्रश्न पूछे भी। मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद करना। ठीक है, यह भी अंग्रेजों ने किया। मेवाड़ प्रशासन में अंग्रेजों द्वारा बार बार हस्तक्षेप करना, और परिणाम क्या हुए कि अंग्रेजों ने राजस्थान के राजाओं की संप्रभुता समाप्त कर उन्हें पूरी तरह कृपा दृष्टि पर निर्भर कर दिया था, कि इनके जो खुद का प्रभुत्व तो समाप्त हो गया था राजा का। राजा सिर्फ और सिर्फ अब आश्रित हो गए थे, वो भी अंग्रेजों के कंपनी के आश्रित हो गए थे। ये पूरी पृष्ठभूमि बन रही है 1857 की क्रांति की। ठीक है, चित्र देखते रहना। जोधपुर किले पे अधिकार है 1839 में। ठीक है, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध जो है दीवान जालिम सिंह की मदद की है, और मेवाड़ प्रशासन में भी बार बार हस्तक्षेप किया है। ये सारे कारण रहे हैं। फिर देखिए राज्यों के उत्तराधिकार के प्रश्न पर भी असंतोष। निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना मनमाना निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की, जिससे राजाओं में असंतोष और बलवती हो गया। क्या हुआ, 1826 के अंदर अलवर राज्य के मामले में हस्तक्षेप कर अलवर को 2 हिस्सों में बांट दिया। कब बांटा है, 1826 में। 1826 में ही भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसलिंग कर दी। ठीक है, यहाँ पे 1826 के अंदर ही भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को भी नष्ट कर दिया और पीए की यानी पॉलिटिकल एजेंट की वहां पे नियुक्ति कर दी। 1844 में बांसवाड़ा महाराजा लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी कम उम्र के कारण वहां सीधे अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित कर दिया। कुल मिला के अंग्रेज करना क्या चाह रहे थे, राजाओं के पास में जो शासन था उसको हड़पना चाह रहे थे, और सभी जगह साम दाम दंड भेद अलग अलग नीतियां बना के कुल मिला के जो है अपने अधीन लाना चाह रहे थे।
अवध को मिला दिया था कुशासन का आरोप लगा के, कई सारी रियासतों को मिलाया है। तो फिर 1857 की क्रांति का मुख्य आधार तो यही चीजें बनी है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए भाई, अब सामान्य जनता की भावना और अंग्रेजों के प्रति रोष चरम पर था, असंतोष। राजस्थान की आम जनता में अंग्रेजों की नीतियां, सामाजिक सुधार और आर्थिक नीतियों के विरुद्ध तीव्र आक्रोश था। ठीक है, ये चीजें अपन ने बहुत डिटेल में पढ़े 1857 की क्रांति के कारण, इसलिए कह रहा हूं इससे पहले जो क्लासें आई है वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना आप, क्योंकि वहां से बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना सीधी सीधी आपकी। ठीक है, धार्मिक हस्तक्षेप देखिए, यहाँ की जनता ने अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति को अपने धर्म पर प्रहार माना है। ठीक है, इन्होंने जो है ईसाई धर्म की, ईसाई मिशनरी की जो बढ़ोतरी को देखते हुए प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था, और यहाँ पे आम जनता ने ये सीधा अपने धर्म के ऊपर कुठाराघात माना है। ठीक है, क्रांतिकारियों को लोकप्रियता, डूंगजी, जवारजी और लोटू जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटा। ठीक है, लूटा जाना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण था, ये लूटा कर देना, लूटा जाना। ठीक है, जनता इन्हें अपना नायक मानने लगी थी, ये एक तरीके से रॉबिन हुड की भूमिका निभा रहे थे। कौन? डूंगजी, जवारजी, लोटू जाट वगैरह ये। तो इन्होंने क्या है कि अंग्रेजों की छावनियों को, अंग्रेजों को लूटकर गरीबों के अंदर धन बांटना शुरू कर दिया। रॉबिन हुड की छवि यही तो होती है। तो यहाँ पे जो है इनको अपने हीरो मानने लग गई थी जनता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप, खिराज वसूलने की प्रथा। अंग्रेज कंपनी ने राजस्थान के राज्यों के साथ खिराज यानी कि टैक्स वसूलने की प्रथा द्वारा भारी आर्थिक शोषण शुरू कर दिया। शांति व्यवस्था के नाम पर भी वसूली करने लगे। राज्यों में आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर भी धन की वसूली करने लगे। और अशांति भी कौन फैलाते थे? खुद ही फैलाते थे। अत्याचार कौन करते थे? अंग्रेज खुद ही करते थे। और टैक्स भारतीयों से लेते थे कि हम शांति बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। विभिन्न बटालियनों की स्थापना, कंपनी ने समय समय पर निम्नलिखित मिलिट्री बटालियनों की स्थापना की। और ये इसे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वैसे अपने कई बार पढ़ी है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि यहां से इन बटालियन को पूछते हैं, बार बार पूछा जाता है। 1822 के अंदर मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई, यानी मेर रेजिमेंट। ठीक है, 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कर दी। 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन किया और 1841 में एमबीसी यानी मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। और ये हो सकता है आप लोगों को क्रम के अनुसार पूछा जाए। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? क्रमानुसार ही याद करना है, क्योंकि ये प्रश्न क्रमानुसार पूछने के लायक है। तो यहां से याद कर लो, चाहे चित्र से याद कर लेना। यहां से देख लो, अलग अलग रेजिमेंट खड़ी है और अलग अलग रेजिमेंट के झंडे हैं, और साथ में आपको सन लिखे हुए याद करने, बस। खर्च का बोझ, कंपनी द्वारा इन सभी बटालियनों के रखरखाव का पूरा खर्चा भी संबंधित रियासत के राजा से ही जबरन वसूल किया जाना था। ठीक है, यानी कि जो बटालियन लड़ेगी अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों ने कहा कि लड़ेगी राजाओं के लिए, ऐसा कहा क्यों? सहायक संधि में यही कहा कि भाई हमारी जो सेना यहाँ पे रहेगी, आपको सुरक्षा देगी, खर्चा आपको उठाना है। लेकिन एक्चुअल में वो लड़ रहे किसके लिए? अंग्रेजों के लिए लड़ रहे हैं। खर्चा कौन उठा रहा है? राजा उठा रहा है। तो यहां से भी आर्थिक शोषण एक तरीके से हुआ है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, सामंतों की मनोदशा देखिए, संधि से पूर्व की स्थिति। 1818 ईस्वी में संधियों के होने से पहले तक राजाओं को मुख्य रूप से अपने सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था, और संधियों के पश्चात राजाओं की सामंतों पर पारंपरिक निर्भरता पूरी तरह समाप्त हो गई। ठीक है, पश्चात अंग्रेजों के प्रति रोष, सामंत अपनी दुखद और अधिकार विहीन स्थिति का मुख्य उत्तरदायी अंग्रेजों को ही मानते थे, जिसके कारण उनमें अंग्रेजों के प्रति भारी रोष बढ़ गया। क्योंकि सामंतों के पास क्या होते थे? सैनिक। अब राजाओं को कभी कोई युद्ध लड़ना है तो सामंतों को कहते हैं भाई 5,000 की सेना तो है फलान जी के पास है, 7,000 की ढिक्कन जी के पास है, तो क्या फलान जी आप आ जाना, ढिक्कन जी आप आ जाना। तो उनका भी तो जो है भाई आजीविका ऐसे ही चलती थी। अब सामंतों की भूमिका हो गई शून्य, क्योंकि सेना तो अंग्रेजों की खड़ी है वहां पे। तो यहाँ पे इनके अंदर भी असंतोष व्याप्त हो गया। असंतोष के प्रमुख उदाहरण, इस सामंती असंतोष के सबसे बड़े उदाहरण कौन से रहे हैं? आहुआ रहा है, कोठरिया रहा है, और सलूम्बर। यहाँ पे लिखा हुआ है सलूम्बर। ठीक है, सलूम्बर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ये तीन तो मुख्य ठिकाने ऐसे रहे हैं जहां पे असंतोष ज्यादा था। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, अब 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। इतने सारे कारण होने के बाद में एक भैया एक चाहिए था, एक चिंगारी चाहिए थी जो पूरे जो बम को उड़ा दे, और वो थी एनफील्ड राइफल। ठीक है, वो थी एनफील्ड राइफल। पहले ब्राउन ब्राउज करके एक राइफल आती थी, वो काम में ली जाती थी, वो सिंपल थी। एनफील्ड राइफल आई तो चर्बी वाले कारतूस प्रयोग किए जाने वाले, जिसको तोड़कर बारूद भरना पड़ता था, तो जिसको तोड़ते खोल उसके अंदर से चिपचिपा पदार्थ निकलता था। और ऐसा कहा जाता है कि वो गाय और सुअर की चर्बी से बना है।
तो गाय का मांस हिंदुओं के अंदर वर्जित और सुअर का मांस मुस्लिमों के अंदर, तो दोनों ही खिलाफ हो गए। और वहां पे चर्बी वाले कारतूस वाली जो है ये बात पूरी जंगल की आग की तरह फैल गई और वहीं से जो है क्रांति का प्रस्फुटन हो गया। देखिए एनफील्ड राइफल का प्रयोग भारत में 1857 की क्रांति का सबसे मुख्य तात्कालिक कारण सेना में एनफील्ड राइफलों को शामिल करना था। ये देखो एनफील्ड राइफल को शामिल किया है, ठीक है, याद रखिए बिल्कुल। चर्बी वाले कारतूस, इन नई राइफलों में प्रयुक्त होने वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। देख लो इसके अंदर जो बारूद भरा हुआ होता था, इस खोल को काटना पड़ता था, वह मुंह से तोड़ना पड़ता था। इसके अंदर कौन से भाई चर्बी कौन सी थी? गाय और सूअर की। अब धार्मिक भावना को ठेस पहुंची इन कारतूसों को बंदूक में लोड करने के लिए पहले सैनिकों को अपने मुंह से खोलना पड़ता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंची। अरे चित्र देखो रे टावरो, चित्र देखो। और आप लोगों को 1 मिलियन अपने जब हुए तब एक वीडियो बनाकर दिया, उसमें कहा था कि ये जो आपको दिख रहा है वही आपको पढ़ने के लिए पुस्तक के रूप में देने का अब मानस बना चुके हैं। पहले मेरा मानस नहीं था, मानस इसलिए नहीं था कि पुस्तक देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ अपवादी तत्व होते हैं, वो कहते हैं कि सर तो ये शायद पढ़ाई इसलिए रहे होंगे बुक निकालनी, तो अपने ऐसे कोई मनसा थी नहीं। लेकिन हजारों स्टूडेंट चाह रहे हैं कि ये आ जाए तो बढ़िया हो जाए, क्योंकि आज दिन तक ऐसी मेहनत के साथ में और इस तरीके से किसी ने जीको को उपलब्ध नहीं करवाया है। तो फिर ये हमने आपसी सलाह मशविरा किया है कि 9th और 10th का एक वॉल्यूम निकाल देते। 9th और 10th की क्लासें अपन पूरी करवा चुके हैं, तो 9th 10th का एक वॉल्यूम निकाल देते हैं, वही मैन है उसको दे देते हैं स्टूडेंट को पढ़ने के लिए कि भैया आप पढ़िए। और उसमें यूं है, देखो उसमें पहला बता दूं, क्लासें देख के हो रहा है आपके काम, तो आपको वो लेने की जरूरत नहीं है। ये वही चीज है जो यहाँ पढ़ा चुका मैं। यदि आपने इनको देख के नोट्स बना लिए तो कहाँ आवश्यकता है। हाँ जिसको वो चाहिए क्या, हाँ हम नोट्स नहीं बना पाए सर, हमें तो ये चाहिए, हमारे बुक लिस्ट के अंदर ही शामिल होनी चाहिए, उनके लिए ये एक ऑप्शन के रूप में उपलब्ध रहेगी। ठीक है, 10-15 दिन का समय लगेगा, उसके बाद में आप लोगों के लिए ये उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। कुल मिला के चित्रों से क्या होता है, देखना, देखकर सीखना और याद करना बहुत आसान हो जाता है। देखिए क्रांति का प्रारंभ और प्रशासनिक ढांचा भारत में शुरुआत कब होती है? मेरठ से 10 मई 1857। हालांकि इनकी जो नियोजित तिथि होती है वो 31 मई की होती है और पहले ही शुरू हो जाती है। ठीक है, 10 मई से शुरू हो जाती है। राजस्थान के प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट देखिए, मेवाड़ के अंदर कौन थे? मेजर सावर्स थे, मारवाड़ में मॉक मैसन था और जयपुर में कर्नल ईडन था। ठीक है, और एजीजी कौन था उस समय? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, एजेंट टू गवर्नर जनरल बोला जाता है जिसे, वो एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब सर्वोच्च प्रशासनिक पद कौन सा हुआ करता था? जैसे कि राजस्थान के अंदर एजीजी हो गया, गवर्नर जनरल का एक एजेंट हो गया एक तरीके से, तो ये था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये ध्यान रखना आप। यही चीज, ये जो आप लोगों को इतनी रोचक स्लाइड दिख रही है, यही चीज आप लोगों को कक्षा 8 की किताब में भी तो लिखी मिलेगी, लेकिन इतनी है इस तरीके से थोड़ी लिखी है। ये इस तरीके से लिखी मिलने से क्या होता है, याद होती है चीजें सीधी। युद्ध हो तो युद्ध का चित्र देख के याद हो जाए, बच्चे भी पढ़ने लगेंगे इसे। तो अब देखो छावनियां कितनी थी उस समय? 6 छावनियां थी, मैं ट्रिक से याद करवा चुका हूं। ए नन्नी ब्याह देखन चली, क्या है छावनियों के नाम? ए नन्नी ब्याह देखन चली, ये छावनियां थी। अब इसमें ए नन्नी यानी नन्नी नसीराबाद, नीमच, ये ऐसे एरनपुरा, ब्याह देखन चली, ब्याह देखन। ठीक है, नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, ब्यावर, खैरवाड़ा। नसीराबाद छावनी सबसे शक्तिशाली छावनी थी और यहाँ पे जाके मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों को बताया है कि नसीराबाद का कचौड़ा और अंग्रेजों को बुरी तरीके से निचोड़ा, ये दो चीजें प्रसिद्ध रही है, तो ये ध्यान रखना है। अब नसीराबाद का मुख्यालय का था अजमेर और यहाँ पे थी 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, फर्स्ट बॉम्बे कैवलरीज ये भी थी। ठीक है, फर्स्ट बॉम्बे कैवलरीज ये भी यहाँ पे थी। और नीमच का मुख्यालय था ग्वालियर, यहाँ पे थी मालवा, मेवाड़ और राजपुताना रेजिमेंट की सैनिक बटालियन। एरनपुरा का मुख्यालय पाली, यहाँ जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन कर देना, जोधपुर लीजन भी लिखा मिलता है, लीजियन भी लिखा मिलता है। ये अभी जो अपन ने पढ़ा था जोधपुर लीजियन की स्थापना की थी। देवली का मुख्यालय टोंक और यहाँ पे कोटा कंटिजेंट थी। ब्यावर का मुख्यालय भी अजमेर और यहाँ पे मेर रेजिमेंट थी। खैरवाड़ा का मुख्यालय उदयपुर और यहाँ पे भील रेजिमेंट थी। ठीक है, यहाँ पे भील रेजिमेंट यानी कि मेवाड़ भील कोर के सैनिक थे। तो ये आप लोगों को इसी तरीके से याद करने, 6 सैनिक छावनियां और 6 सैनिक छावनियों में कौन कौन थे। ठीक है, अब एक एक क्रांति को पढ़ते हैं अपन। देखिए छावनियों की स्थिति और एजीजी की कार्रवाई देखिए। सैनिकों की संरचना, इन 6 सैनिक छावनियों में कुल 5000 भारतीय सैनिक तैनात थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इनके अतिरिक्त छावनियों में कोई भी यूरोपियन सैनिक तैनात नहीं था
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आने वाले समय कि कितने सैनिक तैनात थे और कितने भारतीय सैनिक, ये ध्यान रखना 5000 भारतीय सैनिक तैनात थे। ये प्रश्न आने वाले समय पूछा जाएगा। देखो, यूरोपियन सैनिक न होने के कारण एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के लिए इन भारतीय टुकड़ियों को नियंत्रण में रखना एक अत्यंत गंभीर विषय बन चुका था, क्योंकि अब सारे के सारे भारतीय सब जगह जो है क्रांति शुरू हो चुकी थी। अब थोड़ी सी चिंगारी आती, यहाँ पे तो बूम। अब करें क्या एजीजी, यहाँ पे इनकी समस्या बढ़ गई। मेरठ विद्रोह की सूचना आई, देखिए 19 मई 1857 एजीजी लॉरेंस को मेरठ में हुए विद्रोह की सूचना मिली है, और ये इस समय कहां था, माउंट आबू के अंदर था। सूचना मिलते ही लॉरेंस ने राजस्थान के सभी राजाओं को तुरंत सख्त निर्देश दिए कि वे अपने राज्यों में हर हाल में शांति व्यवस्था बनाए रखें तथा अपनी पूरी शक्ति विद्रोहियों के दमन में लगा दें। जैसे ही सूचना मिली, लॉरेंस भाई साहब हक्के बक्के हो गए, अब तो अपने बोरे बिस्तर समेटने का टाइम आ गया। फिर भी क्या राजाओं से संध्या की है, तो राजाओं से ये कहते थे कि भाई आप लोगों को संभालना है, आपने संध्या की, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आप हमारी सुरक्षा करो। तो ये इसने संदेश वहां से जारी कर दिया। लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ा। अब नसीराबाद के अंदर विद्रोह होता है। राजस्थान में सबसे पहला विद्रोह सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी से ही होता है, नसीराबाद से। ठीक है, 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। इन विद्रोही सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाया और तोपों को पूरी तरीके से अपने अधिकार में ले लिया। विद्रोही सैनिकों ने ब्रिटिश छावनी को लूट लिया। इस दौरान उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों मेजर स्कॉटिश वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी, और नसीराबाद फतेह करने के बाद सभी सैनिक जो है वो दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में ये सैनिक विद्रोह करते हैं। ध्यान रखना, ये बता चुका हूं मैं। लीजिए स्क्रीनशॉट, चित्र देखो, चारों पूरा जो लिखा हुआ है, चारों पॉइंट उसी के चित्र है। नीमच में विद्रोह। अब देखिए, नीमच 3 जून 1857 को नीमच छावनी के सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। हुआ यहाँ ऐसा कि भाई यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था, ये यहाँ के सैनिकों को शपथ दिला रहा था कि आप शपथ लीजिए। जो हिंदू थे उनको गीता की शपथ, और जो मुस्लिम थे उनको कुरान की शपथ, के शपथ खाकर कहिए कि आप हमारे प्रति वफादार रहेंगे। मोहम्मद अली बेग की खोपड़ी खिसक गई कि आपने अवध को हड़प लिया, तब आपने ये चीज ध्यान में रखी थी क्या? आप वफादार रहे थे, हम नहीं रहेंगे। उस समय तो जैसे तैसे समझा बुझा के शांत किया इनको, लेकिन मध्य रात्रि जो है विद्रोह भड़क गया। ठीक है, शस्त्रागार में आग लगा दी सबने। विद्रोही सैनिकों ने छावनी के मुख्य शस्त्रागार के अंदर आग लगा दी, और नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनल्ड ने किले की रक्षा का भरसक प्रयास किया, परंतु किले में तैनात भारतीय सेना ने भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया था। इसने प्रयास तो किया, लेकिन जो है प्रयास काम नहीं आया। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचते हैं। रूट ध्यान रखना, ठीक है। शाहपुरा के जागीरदार का सहयोग, यहां से प्रश्न बन चुका है। शाहपुरा के जागीरदार ने अंग्रेजों के आदेशों की परवाह न करते हुए विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की सामग्री उपलब्ध कराई थी, और इनका नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह नाम था। ठीक है, लक्ष्मण सिंह नाम था। रुके एक बार, थोड़ा सा व्यवधान है। हेलो, हाँ जी। देखिए आगे क्या होता है, मेजर सावर्स की कार्रवाई। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स ने मेवाड़ की एक सैनिक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने के लिए भेजा। स्वयं नीमच की ओर बढ़ा है ये, और सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की संयुक्त सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। देखो, मेवाड़ के स्वरूप सिंह, मेवाड़ के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह थे, और मेजर सावर्स थे। तो ये सब मिलके जो है इनको, नीमच के सैनिकों को यहाँ से, नीमच के अंग्रेज अधिकारियों को यहाँ से निकालते हैं और नीमच पे पुनः अधिकार करने के लिए आते हैं। और इस दौरान नीमच से भागे हुए अंग्रेज अधिकारी जो है एक डुंगला के रुगाराम के यहाँ पे शरण लेते हैं, और वहां पे क्रांतिकारी इनको घेर लेते हैं। वहां से स्वरूप सिंह जी और मेजर सावर्स इनको निकाल के ले जाते हैं। देखिए, एरनपुरा के अंदर विद्रोह ये होता है 21 अगस्त 1857 को, और जोधपुर लीजियन के सैनिकों में, जिसमें मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम, कैसे याद रखोगे? मैंने बताया था आप लोगों को, एमटीएस कैसे याद रखोगे? एमटीएस की एक स्कीम आती थी पहले।
एमटीएस से याद रखना, मोती खां, तिलक प्रसाद और यहाँ पे शीतल प्रसाद और तिलक राम। ठीक है, इनका प्रसिद्ध नारा ध्यान रखेंगे, इन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया और ये नारा लगाते हुए ये आगे बढ़ते हैं। रास्ते में सैनिक अहुआ के ठाकुर खुजाल सिंह से मिले, जो इन्हें अपने साथ अहुआ ले गए, और अहुआ छावनी न होते हुए भी 1857 की क्रांति का केंद्र रहा था। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो, अहुआ में ठाकुर खुशाल सिंह नेतृत्व कर रहे थे। अहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत। यहाँ पे दो युद्ध होते हैं प्रमुख, एक तो बिथोड़ा का युद्ध, एक चेलावास का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध देखिए, 8 सितंबर 1857 अहुआ, आसोप, गूलर, रुद्रावास, आलनियावास परगनों के सैनिकों ने मिलकर बिथोड़ा नामक स्थान पर कैप्टन हीथकोट और जोधपुर के महाराजा तखत सिंह की संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित किया। देखो कौन आए थे, कैप्टन हीथकोट और महाराजा तखत सिंह की सेना आई थी। ठीक है, एक कुशल राज सिंह भी ध्यान रखना, यहाँ पे घुड़सवार सेना लेके भेजी थी, ये प्रश्न बन चुका है। कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में घुड़सवार सेना, ठीक है, कौन सी सेना आई थी, घुड़सवार सेना। ठीक है, चेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को। यहाँ पे देखो, इसे काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं, चेलावास वाले को 10 दिन बाद ही होता है यहाँ पे। अब देखो, क्रांतिकारियों और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन के बीच चेलावास का युद्ध होता है, जिसे गोरे काले का युद्ध भी कहते हैं। यहाँ पे क्रांतिकारी मॉक मेसन को मार देते हैं और मॉक मेसन का सिर जो है वो ले जाके अहुआ किले के दरवाजे पे टांग देते हैं। और यहाँ पे आज भी गीत जो बजते हैं, लोकगीत, उसमें ये गीत गाए जाते हैं कि ढोल बाजे, चंग बाजे, भले बाजे, वाकियो और मार के एजेंट को दरवाजे पे टांगियो। ये गीत यहाँ पे चलते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बताता हूं मैं। देखो, मॉक मेसन की हत्या कर दी। इस युद्ध में क्रांतिकारियों ने मॉक मेसन का सिर काटकर अहुआ किले के दरवाजे पर लटका दिया। ब्रिगेडियर होम्स का आक्रमण होता है जनवरी 1858 के अंदर। ठीक है, अब ब्रिगेडियर होम्स को बुलाया, यानी कि यहाँ वालों के बस की बात नहीं थी, अब तो ब्रिगेडियर को बुलाया सीधा ही। और इसके नेतृत्व में एक विशाल अंग्रेजी सेना जनवरी 1858 में अहुआ पर आक्रमण करती है और अधिकार कर लेती है। अब अहुआ की इस गौरवशाली क्रांति और अदम्य साहस को आज भी स्थानीय लोग होली आदि लोकगीतों के माध्यम से याद करते हैं, जिसमें ये गीत गाते हैं, ढोल बाजे, चंग बाजे, भले बाजे बाकियो और मार के एजेंट को दरवाजे पे टांकियो। ठीक है, तो ये गीत अभी भी यहाँ पे ये देखो गा रहे हैं। आप लोगों को लगेगा कि वास्तव में वो यही गीत गा रहे हैं। और ये देखो, एजेंट को मार के लटकाया है मॉक मेसन। इससे बढ़िया क्या याद होगा आपको, बताओ। ये एजेंट का सिर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये मॉक मेसन को मार के यहाँ पे लटका दिया है। बताइए भैया, इससे बढ़िया, बेहतर, इससे और क्या हो सकता है। सीधी सीधी चीजें याद है। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं, कोटा चलते हैं। कोटा और अहुआ दो ऐसे क्षेत्र थे राजस्थान के अंदर जहां पे छावनी न होते हुए भी ये 1857 की क्रांति के केंद्र रहे हैं। देखो, विद्रोह की तिथि, कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल और मेहराब अली खां के नेतृत्व में होती है। ये राजस्थान में 1857 की सबसे ज्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित विद्रोह था। यहाँ पे ये सबसे व्यवस्थित विद्रोह माना जाता है यहाँ का। ठीक है, कैप्टन बटन था यहाँ पे। विद्रोही सैनिकों ने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन बटन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, ये सिर काट के घुमा रहे हैं, पूरा रैली में लेकर जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर देखिए, क्रांतिकारियों ने कोटा के महाराज राम सिंह द्वितीय को कोटा दुर्ग में ही नजरबंद कर दिया था। ये महाराज जी बैठे हैं यहाँ अंदर, कोटा दुर्ग के अंदर ही क्रांतिकारी आसपास है, इनको नजरबंद कर दिया। और इन मुख्य केंद्रों के अलावा बनेड़ा और कोठरिया जैसे स्थल भी क्रांतिकारियों के प्रमुख शरण के केंद्र बने हुए थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए, क्रांति का समापन अंग्रेजों द्वारा पुनः नियंत्रण किया जाता है। लगभग जून 1858 की बात है। जून 1858 आते आते अंग्रेजों ने राजस्थान की अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना कड़ा सैन्य नियंत्रण स्थापित कर दिया। प्रमुख सेनानी जो थे उनको फांसी की सजा दी गई। दमन चक्र के तहत अंग्रेजों ने महान क्रांतिकारी तात्या टोपे और कोटा के क्रांति के सूत्रधार लाला जयदयाल और मेहराब अली खां को गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया। अब कक्षा 9 की किताब में 1857 की क्रांति अपन ने पढ़ी है, वहां पे ये बताया है कि ये जयदयाल है, इनको तोप से उड़ा दिया। और यही प्रश्न एक बार बना था, अब यहाँ 8वीं की किताब में दिया है कि फांसी पर चढ़ा दिया। तो वैसे वो तोप से उड़ा दिया वाला प्रश्न बना है, तो आप लोग ध्यान रखना कि तोप से उड़ा दिया था। अब देखो, क्रांति की असफलता के कारण क्या रहे। राजस्थान में यह स्वाधीनता आंदोलन पूरी निष्ठा और जोश के साथ लड़ा गया, परंतु कुछ कारण है जिससे सफलता नहीं मिल पाई। राजाओं का असहयोग, एक तो अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा क्रांतिकारियों का साथ देने की बजाय अंग्रेजों को भरपूर सैन्य और आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया।
समय से पूर्व शुरुआत हो गई। अब आपको कहा कि आपके जो है 31 मई को एग्जाम होगा, आप उसके अनुसार तैयारी करोगे और एग्जाम आपके 10 मई को लेते आ जाए तो दिखती बात है तैयारी पूरी नहीं होगी, आपकी रणनीति पूरी गड़बड़ा जाएगी। यहाँ पे भी वही चीज हुई। राजाओं ने साथ किसका दिया? राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। पढ़े लिखे लोगों ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। क्रांतिकारियों का साथ जो है सबने दिया नहीं। एक साथ सभी जगह क्रांति नहीं हुई तो भी असफल होने की सारी ये चीजें हैं जिसके कारण असफल हुई है ये क्रांति। नहीं तो उसी समय बोरिया बिस्तर बांध के रवाना हो जाते अंग्रेज कि भाई चलो अपना टाइम प्रो वैलिडिटी पूरी होगी। चलिए भाई, सीमित क्षेत्र देखो, गिने चुने स्थानों पर ही क्रांति हुई है और अलग अलग समय हुई है। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, इन सभी क्षेत्रों पे अलग अलग हुई है, एक साथ नहीं हुई। तो इससे क्या हुआ? अंग्रेजों को क्रांति को दबाने का अवसर मिल गया। एक बार यहाँ पे दबाई, फिर यही सेना वहां पे जाकर क्रांति दबाती है। इस तरीके से उन्हें जो अवसर मिल गया, एक साथ होती तो क्या करते? तो वहां पे क्रांतिकारी हावी हो जाते। तो यहाँ पे ये कमी रही है। नेतृत्व का अभाव रहा है आंदोलन में। कुशल और केंद्रीय और संगठित नेतृत्व की भारी कमी थी। तालमेल और साधनों की कमी थी। राजस्थान में क्रांतिकारियों के आपस में पारस्परिक तालमेल नहीं था और उनके पास अंग्रेजों से के मुकाबले आधुनिक साधनों का भारी अभाव था। तात्या टोपे को सहयोग नहीं मिला। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि बड़ी रियासतों में तात्या टोपे को किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला। ये इतने सारे कारण यदि देखो एक साथ संगठित हो जाते ये, तो 1857 का जो सन है वो अपना जो है स्वतंत्रता का सन मना रहे होते। आप अपन अब पढ़ते हैं ना 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तो इसकी जगह हम पढ़ते कि 1857 में हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन उस समय देखो जब संगठन नहीं होगा, एकता नहीं होगी, तब ये परिणाम होंगे। क्रांति के परिणाम क्या थे? देखिए, राजाओं का प्रयास। राजस्थान के शासकों ने ब्रिटिश सत्ता के प्रति अपनी वफादारी दिखाते हुए क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त सैन्य प्रयास किए। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। ब्रिटिश सरकार ने भविष्य में विद्रोह को रोकने और राजाओं को अपने सांचे में डालने के लिए राजा महाराजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देनी शुरू कर दी। यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा पे बहुत बल दिया। पुरस्कार देखिए, अंग्रेजों ने वफादार राजाओं को खुश रखने के लिए उन्हें कई तरह के बड़े पुरस्कार और राजकीय उपाधियां देना भी शुरू कर दिया और सामंत वर्ग की शक्ति को कुचल दिया। सामंतों ने अहुआ, सलूम्बर, कोठरिया जैसी जगहों पर अंग्रेजों के विरुद्ध सीधा संघर्ष किया। इसलिए क्रांति की समाप्ति के बाद राजस्थान में सामंत वर्ग की पारंपरिक शक्ति और विशेषाधिकारों को पूरी तरीके से समाप्त करने की नीति अपनाई गई है। ठीक है, यानी कि सामंतों को पूरी तरीके से कुचलने की नीति को अपनाया गया है। ये देख लीजिए चित्रों में, आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। नौकरशाही का पुनर्गठन किया है। अंग्रेजों ने शिक्षा किस लिए दी थी? लिपिक बनाने के लिए, बाबू बढ़ाओ, ठीक है, ताकि वो हमारे लिए काम करें और हम कहें वैसा काम करें। प्रशासनिक व्यवस्था और नौकरशाही में बदलाव के लिए अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का तेजी से विस्तार किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य शासन में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभव ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादार व्यक्तियों की भर्ती करना था। मैं कह रहा हूं बाबू बनाने पे ध्यान दिया, जो हम कहें वही आदमी करे बस। यातायात के साधनों का विकास किया। फिर अंग्रेजों ने राजस्थान में अपनी सेना की त्वरित आवाजाही और अपने आर्थिक और व्यापारिक हितों को पूरा करने के लिए रेल और सड़कों जैसे यातायात के साधनों का तेजी से विकास शुरू कर दिया। क्या एक जगह से दूसरी जगह सेना पहुंचने में समय लग रहा था, जितने भारी नुकसान हो रहा था, तो रेल और सड़कों का विकास करने से क्या तुरंत वहां पे पहुंचना आसान हो जाता है। क्रांति का ऐतिहासिक महत्व और प्रेरणा क्या रही? 1857 की क्रांति भले ही तत्कालीन रूप से अपने अंतिम उद्देश्यों को प्राप्त न कर सकी, परंतु इसने भारत और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया था। आजादी का आधार स्तंभ देखिए, यह महान क्रांति आगे भी पीढ़ियों के लिए राष्ट्रवाद और संघर्ष का मुख्य प्रेरणा स्रोत बनी, जो अंततः 1947 में भारत की आजादी का सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ सिद्ध हुआ है। लीजिए स्क्रीनशॉट। इसी के साथ भैया आपकी ये क्लास आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने पूरी कर दी है और आप देखोगे ये लगभग इतने ही चैप्टर है। इसमें क्या है, ज्यादा कुछ जो जहां डिटेल आएगी वहां जोर देकर कहा जाएगा आपसे कि हाँ ये डिटेल है, यहाँ पे आपको विशेष जोर देकर पढ़ना है। बाकी आधे घंटे के अंदर ये चैप्टर पूरा आराम से, यही समय है एक्चुअल कि हाँ इतने समय में पढ़े तो ही वर्थ है। अब इसी के अंदर मैं 2 घंटे लगा रहा हूं तो फिर वो वर्थ नहीं है, फिर तो वो टाइम पास है, या फिर मैं कहीं ना कहीं आप मुझे देख रहे हो इसलिए मैं आपको एंगेज रखना चाहता हूं। तो अपने से आज दिन तक ऐसे काम हुए नहीं है, आगे भी होंगे नहीं। तो यही चीज है, इसी तरीके से अपन चलेंगे और 8वीं की क्लास बहुत जल्दी आप देखोगे कि अपन पूरी भी कर लेंगे। 2 चैप्टर तो हो भी गए हैं इसके, अब कल तीसरे चैप्टर का नंबर है, तो चिंता करनी नहीं है भैया किसी तरह की। और नियमित पढ़ना, जब आप नियमित रह जाओगे तो आप किसी क्षेत्र में चले जाओ, कोई काम कर लो, आप सफल होगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम,
जय हिंद।